अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम फैसल मलिक है और मैं भी एक दिन आपकी तरह इसी तरह परफॉर्मेंस करता था जैसे आपने आज की। और मैंने भी अपना थिएटर का जो काम है वो शुरू किया अपनी स्कूल लाइफ से, और उसके बाद कॉलेज लाइफ, और उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ में मैं गया नेशनल एकेडमी परफॉर्मिंग आर्ट्स कराची, जो कि मुशर्रफ साहब के ज़माने में स्टार्ट हुई, और उसके बाद मैं 2008 में वहाँ से ग्रेजुएट हुआ, और उसके बाद मेरा प्रोफेशनल थिएटर जो है वो स्टार्ट हो गया। मुझे बड़ी खुशी हुई आज के फराज ने मुझे यहाँ इनवाइट किया, और आप सब लोगों ने इतनी अच्छी रिहर्सल्स करी, और उसके बाद आपने यहाँ परफॉर्मेंस की। और मुझे पता है कि आप प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं हैं, उसके बावजूद आपने डेली जो यहाँ टाइम दिया, वो बहुत नज़र आ रहा था कि स्टेज पे आपने, कि वाकई आपने मेहनत की। मैंने बहुत सारे स्कूल्स में थिएटर करवाया है, और मैंने इवन किंडरगार्टन के स्टूडेंट्स को भी थिएटर करवाया है, और जो टैब्लोज होते हैं, और उसके बाद प्रोफेशनल लोगों को भी करवाया है, और सेलिब्रिटीज़ के साथ भी काम किया है। तो मुझे ये अंदाज़ा हो रहा था कि आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, और आप मेरा ख्याल है कि अगर फराज इसको कंटिन्यू रखें तो आप लोग बहुत अच्छे एक्टर्स बन सकते हैं, और आपके ड्रामास की इस ड्रामे को मज़ीद और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए तो ये एक पब्लिक परफॉर्मेंस भी बन सकती है किसी थिएटर ऑडिटोरियम के अंदर। और आई एम श्योर कि आप हैं, वसीम भाई हैं, और तमाम आपके जो दोस्त हैं यहाँ पे, वो सब ये काम कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप सब के लिए बहुत तालियां, और बहुत मुझे खुशी हुई कि आपने इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्टेज किया। आप में से कौन सा स्टूडेंट मुझे ये बताएगा कि आपने इसे कितने दिनों में तैयार किया? यस, 1 वीक। और डेली आप कितना अर्सा, कितना टाइम देते थे? हाफ एन आवर देते थे। हाफ एन आवर तो कुछ भी नहीं होता। तो जब हम करते थे तो हम तो 5-5 घंटे देते थे, एक ड्रामे को 6-6 घंटे देते थे, लेकिन आपने आधे घंटे में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पेश की। मुझे बहुत अच्छी लगी। फराज, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रिपेयरिंग दीज फ्यूचर टैलेंट। फ्यूचर टैलेंट माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। फराज ने ये ड्रामा कब लिखा था आपने? बहुत साल पहले, 1999। माशाल्लाह, वेरी गुड। तो अगर हम इसमें कुछ और भी चीज़ें और डाल दें, जैसे दौरे हाजिर की, आजकल की, तो ये और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है, और इसकी पब्लिक परफॉर्मेंस हो सकती है। वेरी गुड, शाबाश। पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मैं और फराज कहाँ मिले थे। हम लोग मेरे एक कंबाइंड फ्रेंड हैं, उनके ये स्टूडेंट थे, और उसके बाद वो पाकिस्तान से चले गए बाहर, और ये स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे सुपुर्द कर गए, और हमारी इनसे दोस्ती हुई, और बहुत अच्छी दोस्ती हुई। ना सिर्फ दोस्ती हुई बल्कि फैमिली टर्म्स हो गए, और एक दूसरे की फैमिलीज़ हमारे घरों में आना शुरू हुई, और बहुत अच्छा हमारा टाइम स्पेंड होना शुरू हुआ। उसके बाद हमारी दोस्तियां इस तरह की नहीं थी कि हम फजूल बैठ के टाइम ज़ाया करते और हम इधर उधर की बातों में वक्त गुजारते। हमारा टाइम बहुत इस्लाही तौर पे गुजरा। बहुत हम लोग सीखते थे एक दूसरे से। इनको पोइट्री का बहुत शौक़ था, और इनको नसर निगारी का बहुत शौक़ था, और मुझे भी जो है वो बहुत आगे बढ़ने का शौक़ था, थिएटर का शौक़ था। तो इस तरह हम ये सब करते 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 बड़े हुए, और उसके बाद माशाल्लाह ये प्रॉपर्टी की फील्ड में आए, और मैं प्रोफेशनल थिएटर की फील्ड में आया, और हम सब ने अपनी अपनी फील्ड में नाम पैदा किया अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि बहुत वक्त लगेगा, लेकिन शॉर्टली ये कि जो जो जहाँ जहाँ गया उसने बहुत मेहनत की। तो एनी हाउ इस तरीके से हमारा स्टार्ट हुआ, और मैं नापा गया। वहाँ पर हमने बहुत सी डायलॉग डिलीवरीज पे काम किया, हमने बहुत से थिएटर किए। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जिनके उस्तादों में ज़िया मुहिउद्दीन साहब हैं, अगर आप में से कोई उनको जानता हो, और उसके बाद राहत काज़मी, तलत हुसैन साहब। आई एम श्योर आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हैं वो जानते होंगे। ये वो नाम थे जिन्होंने हमें परवान चढ़ाया, हमें बताया कि व्हाट इज़ अ प्रोफेशनल थिएटर,
स्टेज पे चला कैसे जाता है, स्टेज पे परफॉर्म कैसे किया जाता है, डायलॉग डिलीवरीज कैसे की जाती हैं, स्क्रिप्ट को ज़बानी याद कैसे किया जाता है। आज मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स आप में के ऐसे थे जो ज़बानी स्क्रिप्ट कर रहे थे और कुछ ऐसे थे जो पेपर हाथ में रखा हुआ था और वो देख रहे थे। हमारे जो टीचर्स थे वो ये कहा करते थे कि जो अगर आपके हाथ में पेपर है तो ये समझो कि ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आप एक एक्टर हैं और आप स्टेज पर काम कर रहे हैं तो फिर आपके हाथ में स्क्रिप्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपके हाथ में स्क्रिप्ट है और आप परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। आपको वो स्क्रिप्ट ज़बानी याद करना चाहिए। तो आप लोग भी, जब मेरी आपको एक नसीहत है कि नेक्स्ट टाइम जब भी प्ले करें तो कोशिश ये कीजिएगा कि प्ले के डायलॉग्स को ज़बानी याद करें। जब आपके हाथ में एक स्क्रिप्ट नहीं होगा, यानी एक रुकावट है ना, जैसे मैंने ये पकड़ा हुआ है, एक मेरे हाथ में रुकावट है तो मैं खुल के बात नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या है, इसी तरह जब आपके हाथ में स्क्रिप्ट है तो आप खुल के परफॉर्म नहीं कर पा रहे। आपकी जो डायलॉग डिलीवरी है, आपका जो आई कांटेक्ट है अपने दूसरे को एक्टर के साथ, वो उस तरीके से नहीं बन पाता। वो क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि आपके हाथ में कुछ है और आपको ये है कि कहीं वो जमीन पे ना गिर जाए, कहीं वो इधर उधर ना हो जाए, कहीं मैं डायलॉग भूल ना जाऊं। तो ये मेरी आपको एक नसीहत है कि आप कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट टाइम से आप अपना जो स्क्रिप्ट है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दें और जबानी याद करें। इसकी बहुत दूसरी बात ये कि एक्टर जो है वो हमेशा जब भी स्टेज पे परफॉर्म करता है तो वो जो ऑडियंस बैठी है उसकी आंखों में आंखें मिला के देखता है। आपने कभी भी ऐसे नहीं करना कि आप अपने को एक्टर की तरफ देख के पूरे डायलॉग बोले। ओके, आपने हमेशा ऑडियंस की तरफ आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। शेर की आंखें देखनी है, शेर की नजर से ऑडियंस को देखना है कि जो ऑडियंस बात कर, क्या ऑडियंस को आपके डायलॉग पे यकीन आ जाए कि आप जो बात कर रहे हैं वो वाकई सच है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो इसलिए मैं आपसे मुखातिब हूं कि आप लोगों ने ये दो चार चीजों का ख्याल रखना है। ऑडियंस को एंगेज कैसे कर सकते हैं? एक चीज होती है इंटरैक्टिव थिएटर। कभी नाम सुना है आपने? नहीं सुना, कोई बात नहीं। आप कभी अपने घर जाएंगे और जब यूट्यूब कभी आप सर्च करें तो आप इंटरैक्टिव थिएटर लिखिएगा तो इंटरैक्टिव थिएटर की बहुत सारी वीडियोस आपके सामने आएंगी। तो आप उनको जरूर सर्च कीजिएगा, उनको देखिएगा कि इंटरैक्टिव थिएटर कैसे होता है। हमेशा आपने ऑडियंस से बात करनी है, जो डायलॉग डिलीवर करना है वो ऑडियंस को देख के करना है, को एक्टर को नहीं देखना है। इसका ख्याल रखिएगा। और उसके अलावा एक बड़ा फेमस है कि भाई जब आप स्टेज पर हों तो आपने स्टेज पे बैक नहीं करनी है ऑडियंस की तरफ। इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। अगर आपका डायलॉग ही इस तरह है कि आपको बैक करनी पड़ रही है तो आप करें, अगर नहीं ज़रूरत है तो बिला वजह नहीं करनी। तो इस तरीके की है। उसके अलावा मैं आपको अपने बारे में क्या बताऊं, मैंने बहुत सारे थिएटर्स किए हैं, 100 से ज़्यादा थिएटर मैंने डायरेक्ट किए हैं। मैंने, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद मैंने बहुत सारे थिएटर में काम किया है, किसी और की डायरेक्शन में भी काम किया है, अपनी डायरेक्शन में भी काम किया है। अभी रिसेंटली जो मैंने थिएटर किया था वो लास्ट ईयर किया था शिकागो अमेरिका में, जिसका नाम था अमेरिकन देसी फैमिली। और उसमें हमने एक देसी फैमिली की कॉमेडी स्टोरी को सामने रखा स्टेज पे और हमने वो परफॉर्म किया, जो हमारे इंडियन और पाकिस्तानी फ्रेंड्स ने आकर देखा वहाँ शिकागो में। क्योंकि अमेरिका में जब हम रहते हैं तो हमारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ये सारे लोग एक साथ मिल के दोस्तों की तरह रहते हैं। वहाँ हमारी कोई दुश्मनी नहीं होती, वहाँ सब दोस्तों की तरह रहते हैं, एक दूसरे के घरों में आते जाते हैं, इतने प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो ये सब जो लड़ाई झगड़ा है वो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में है, ये बाहर नहीं है, बाहर सब कुछ डिफरेंट है। तो उसके बाद ये कि बाकी सब बहुत मज़ा आया आज आपका प्ले देख के। और मैं कितना और अपने बारे में आपको बताऊं, बहुत कुछ है बताने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझसे कुछ पूछें तो फिर मैं आपको उसका बताऊं, प्लीज़। यस। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ बुशरा सईद एंड अभी आपने हमारी स्किट देखी और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने इतने अच्छे तरीके से हमें मोटिवेट किया और अप्रिशिएट किया है। हम इसको फर्दर और इम्प्रूव करेंगे। मुझे ये पूछना था, जैसे कि मैं नरेटिंग का पार्ट कर रही हूँ तो मेरे डायलॉग्स डिलीवरी आपने देखी, तो आपको कहाँ पे लैकिंग्स नज़र आ रही हैं और मैं इसको कैसे इम्प्रूव करूँ? देखिए, जो नरेटर होता है, मैं आपको एक जनरल आइडिया बताता हूँ। नरेटर का काम ये होता है कि वो पूरी स्टोरी के उस स्टेप को नरेट कर रहा होता है जो उस वक्त स्टेज पे परफॉर्म किया जा रहा होता है।
तो आपका काम भी अच्छा लगा मुझे, और अगर आप नरेशन और ज़्यादा इम्प्रूव करें, और अगर आप हर चीज़ को ज़बानी याद करें और ऑडियंस को देख के बात करें, तो आपके जो डायलॉग जो आप बोल रही हैं, जो आप सेंटेंसेस बोल रही हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ठहराव आ जाएगा और बहुत ज़्यादा जम के आप बात कर सकेंगी। तो ये मेरी एक आपको वो है। डायरेक्टर्स हैं, वो जब ऑडिशन लेते हैं तो वो सबसे पहले ये चाहते हैं कि वो सबसे पहले कहते हैं कि जिन लोगों ने थिएटर किया हुआ है वो साइड पर हो जाएं, और जो बगैर थिएटर वाले हैं वो साइड पर हो जाएं। तो जो थिएटर वाले हैं सबसे पहले वो उनको प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत मज़ेदार होती है, वो ऑडियंस को वो चीज़ सही तरीके से डिलीवर करते हैं जो डायरेक्टर चाहता है कि स्क्रिप्ट राइटर ने जो लिखा है वो उसको उस तक पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम। एज़ यू नो माय नेम इज़ उम्मे हानिया एंड थैंक यू सो मच कि आप हमारे पास आए, हमारे लिए आपने टाइम निकाला कि आप हमें थोड़ा सा इंस्पायर करें। तो मुझे आपसे एक क्वेश्चन था कि आपने देखा मैंने इंट्रोड्यूस करा था, पूरी स्किट को इंट्रोड्यूस करा था, तो आप बताएं मैं उसमें और उसको इंटरेस्टेड कैसे बना सकती हूँ, कुछ टिप्स है मुझे। आपने भी अच्छा बोला, वेरी गुड, और बेहतर ये, और आपका मैंने ये चीज़ देखी थी कि आप ऑडियंस की तरफ देख रही थी, वो मुझे आपकी बात बहुत अच्छी थैंक लगी। यू सो मच। और मुझे आपसे पूछना था कि आपने अपनी जर्नी कब स्टार्ट की थी और कैसे स्टार्ट की थी? आपका किसने सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किया था इस फील्ड में आने के लिए? भाई मेरे पेरेंट्स अमेरिका में रहते थे, और मैंने उनसे एक मतलब इजाज़त मांगी थी कि भाई मैं थिएटर करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा था भाई देख लो, तुम 2-4 पैसे कमा सकते हो इस काम से कि नहीं कमा सकते। तो मैंने कहा भाई अल्लाह मालिक है, जब मेरा शौक़ होगा तो मैं कमा लूँगा। और उसके बाद ये कि मैंने 4 साल का कोर्स किया नापा से, और उसके बाद फिर मुझे फेलोशिप्स मिलती गईं। फिर मैं जर्मनी गया, फिर मैं यूएस गया, इस तरह मेरी डिफरेंट फेलोशिप्स मुझे मिलती रहीं और मेरी स्किल्स बहुत इम्प्रूव होती गईं। और उसके बाद मैंने प्रोफेशनल थिएटर कंपनी बनाई, और वो हमने दुनिया के कई मुल्कों में परफॉर्म किया जाके, ऐसा हुआ। थैंक यू सो मच माय सर। प्लेजर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मुस्फिया बिन्ते फराज है और मैंने मास्टर जी स्किट में स्टूडेंट का रोल प्ले किया था। सर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, कुछ फ़नी डायलॉग्स भी थे। तो सर मैं आपसे पूछना चाहती थी मैं अपने डायलॉग्स में क्या थोड़ा-सा इम्प्रूव करूँ डिलीवरी में? आपकी डिलीवरी मुझे बहुत सारे लोगों से बेहतर लग रही थी माशाल्लाह, और शायद इसलिए भी कि आप फराज की बेटी हैं, और आप फराज आपको घर में भी प्रैक्टिस कराते होंगे, शायद ये वजह भी है। लेकिन ये कि आपका काम बहुत अच्छा था, आपकी डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी थी, आपके जो बॉडी मूवमेंट हो रही थी आपकी परफॉर्मेंस के टाइम पे, वो भी बहुत अच्छी आ रही थी। और मैंने ये भी देखा कि आप ऑडियंस को देख भी रही थी, बहुत अच्छे तरीके से आँखों में आँखें डाल के भी देख रही थीं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही थी आपकी। और अभी तो आपके हाथ में माइक था, लेकिन अब आप सब भी, और ये भी कोशिश ये करिएगा कि विदाउट माइक के परफ़ॉर्म कीजिएगा। जब क्योंकि ये जगह इतनी बड़ी नहीं है, आराम से आप बगैर माइक के भी कर सकते हैं। तो आप बगैर माइक के करें, और आप अपनी आवाज़ों को बहुत ऊँचा रखें। आवाज़ों को फाड़ना नहीं है, आवाज़ों को थोड़ा इस तरीके से परफ़ॉर्म करना है। आप लोगों को किसी को पता है कि व्हाट इज़ अ डायफ्राम? व्हाट इज़ डायफ्राम? डायफ्राम एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे इस एरिया में होती है, जहाँ से आवाज़ निकलती है। जब आपकी आवाज़ निकलती है तो अक्सर हमारे साथीज़ा कराम ये कहते थे कि डायफ्राम से आवाज़ निकालो। डायफ्राम का मतलब ये है कि जब जो आपकी ओरिजिनल आवाज़ है, अभी जो आप सब बात करते हैं वो अपने गले से करते हैं, और गले की वजह से आपकी आवाज़ें पतली लगती हैं। जब आप डायफ्राम से बोलते हैं तो आपकी आवाज़ भारी होती है। जब आप भारी आवाज़ निकालते हैं तो वो यहाँ पर 500 लोग भी होंगे तो विदाउट माइक्रोफोन आपकी आवाज़ सुनेंगे। ये अल्लाह ताला की तरफ से हर इंसान को सलाहियत दी गई है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग डायफ्राम से बोलें। जब भी नेक्स्ट टाइम आप परफॉर्म करें किसी स्टेज पे, किसी थिएटर में, तो उससे ये होगा कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, आप डायरेक्ट डिलीवरी करेंगे। फराज, अगर आपको याद हो, जब आप पीएसीसी आते थे या थिएटर करते थे, तो आपने देखा होगा कि हम लोग माइक यूज़ नहीं करते थे, विदाउट माइक होता था। ये तो मेरी टिप्स हैं इनको नेक्स्ट टाइम के लिए। आज तो इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ये कि नेक्स्ट टाइम के लिए और ज़्यादा इम्प्रूव करना है आपने, और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। और इसी तरह एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत ज़्यादा विदाउट शाइनेस आप बहुत अच्छा काम करेंगे। और मैं तो अभी इनसे बात कर रहा था कि शाइनेस आपकी चली गई, यही सबसे बड़ी बात है कि शाइनेस नहीं। आप ये देखें।
सर आपने अभी बताया कि स्किट प्रैक्टिस करने में बहुत टाइम लगता है। मैं जब अपनी स्पीचेस थोड़ी सी मेमोराइज करती हूँ तो मुझे 16 आवर्स ऑलमोस्ट लग ही जाते हैं एक पेज को करने में याद। 1 आवर 1 गो में करती हैं? नहीं, थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लेके। जी। तो मुझे पूछना था सर, स्किट जब आप थिएटर पे परफॉर्म करते हैं सो कितना टाइम लगता है उसको मेमोराइज करने में, उससे गो थ्रू होने में? अच्छा, अगर तो जब हम वाक़ई इस्लाही थिएटर किया करते थे तो हम 3 महीने की रिहर्सल रखते थे और 3 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं रिहर्सल करने के लिए। 3 महीने हमारी कोशिश ये होती थी कि एक भी दिन ऑफ ना हो। क्योंकि हमारे असातिज़ा ये कहते थे, क्योंकि हम तो एजुकेशनल पर्पस के लिए भी थिएटर करते थे, तो एजुकेशन में ये होता था कि भई आपने तो सीखना ही थिएटर है, कुछ भी हो जाए तो फिर काम तो कुछ है नहीं, तो करना तो सिर्फ थिएटर ही है, कुछ और तो करना नहीं। तो लिहाजा हम 3-3 महीने रिहर्सल करते थे। लेकिन जब हम प्रोफेशनल लाइफ में आए और जब हमें लोगों ने पैसे दे के थिएटर करवाना शुरू किया, जिसे कमर्शियल थिएटर कहते हैं, कोई शेक्सपियर स्टाइल थिएटर या कोई लेसन ओरिएंटेड थिएटर, तो फिर हमने 15-15 दिन में भी थिएटर किया। 15-15 दिन में हमने इतना मोटा मोटा स्क्रिप्ट जो 200 पेजेस का है, 300 पेजेस का है, वो हमने ज़बानी याद किया है। फिर क्या होता था कि हम पूरे स्क्रिप्ट को जब हम रिहर्सल करते थे तो उसकी ऑडियो रिकॉर्ड करते थे और फिर सारा दिन वो ऑडियो हमारे कान में चलती रहती थी, चलती रहती थी, चलती रहती थी, चलती रहती थी और हमें वो चीज़ याद हो जाती थी। ये जो मैंने आपको टिप बताई, ये मॉडर्न स्टाइल ऑफ लर्निंग है। मॉडर्न स्टाइल, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो इतने इक्विपमेंट नहीं होते थे, लेकिन अब आपके पास हैंड फ्रीज हैं, आप कान में लगाएं, आपने जब रिहर्सल करी है उसको पूरा ऑडियो रिकॉर्ड करें और आप ही की आवाज में वो स्क्रिप्ट चलता रहे, सारा दिन चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, आप ऑटोमेटिकली 2-4-6 दिनों में उसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे। ये बेहतरीन टिप है आजकल के जमाने में, पहले ऐसा नहीं होता था, तो अब जरा याद करना भी आसान हो गया है। ठीक है जी, हाँ, थैंक यू वेरी मच माय प्लेजर। कि आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाला अरे है। नहीं, ऑलवेज और ऑलवेज अवेलेबल। आज मैंने बहुत सीखा आपसे। माशाल्लाह, थैंक यू वेरी Thank मच। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम भी सीखती रहेंगी, आप लोग भी सीखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं कह रही हूँ कि आप ना बेस्ट एक्सपीरियंस बताएं थिएटर का। थिएटर का बेस्ट एक्सपीरियंस, अच्छा जी, मैं अभी अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहा था यहाँ पे कि जब मैं बिल्कुल पहली दफ़ा स्टेज पे गया तो उस वक्त समझें कि वो एक ऐसा टाइम था जो बिल्कुल स्टार्ट था। तो ज़िया मुहिद्दीन साहब स्टेज पे बैठे हुए थे, सॉरी पीछे ऑडियंस में बैठे हुए थे और आखिरी सीट पे बैठे थे और वो मुझे कह रहे थे बरखुरदार आ जाओ स्टेज पे। तो जब उन्होंने ये कहा तो मेरी टांगें कांपने लग गई और मैंने कहा कि भाई मैं तो कभी भी ये काम कर ही नहीं सकता हूँ कि मैं कोई डायलॉग बोलूँ, स्टेज पे जाऊँ, ये करूँ, मैं तो कभी नहीं बोल सकता। लेकिन जब उन्होंने मुझसे कहा कि करो, तो मुझे याद है कि पतरस बुखारी का एक ड्रामा था जो उन्होंने बेसिकली वो नसर निगार थे, तो उन्होंने जो ड्रामा लिखा उसके कुछ डायलॉग मैंने परफॉर्म किए जो उनको अच्छे लगे। उन्होंने कहा ठीक है नेक्स्ट, और उसके बाद मैं चला गया और उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट आ गया। लेकिन ये कि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और उसके बाद एक एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं परफॉर्मेंस कर रहा था जिसके अंदर एक सेब जो है हम 3 एक्टर्स ने एक दूसरे की तरफ उछालना था। तो हमने उसकी रिहर्सल में बहुत प्रैक्टिस की हुई थी कि वो सेब पहले तुम उछालोगे, फिर तुम्हारे पास आएगा, फिर तुम उछालोगे, फिर तुम्हारे पास आएगा, और जो तीसरा होगा वो ऐसे खाएगा कि उसके मुंह में आ जाएगा और वो चबा जाएगा, पहला बाइट ले लेगा उस सेब का। अच्छा, जब हम बहुत अच्छी रिहर्सल थी, बहुत ज़बरदस्त था, जब हम स्टेज पर आए तो हमसे बहुत बुरा हुआ ये कि जब जब उछाला तो एक एक्टर के पास गया, उसने बड़ी मुश्किल से पकड़ा और उसके बाद जब उस एक्टर के पास गया जिसने अपने मुंह में लेके पहले बाइट लेनी थी, वो उससे नीचे गिर गया। और इसके बाद जब नीचे गिरा तो ऑडियंस ने ये समझा कि शायद ये भी ड्रामे का हिस्सा है, क्योंकि उनको स्क्रिप्ट का तो नहीं पता, तो ड्रामे का, तो उन्होंने क्लैपिंग करना शुरू हो गई और सीटियां बजना शुरू हो गई, शोर पड़ना शुरू हो गया कि ये क्या, ये अरे वाह 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 वाह। जबकि हमारे डायरेक्टर को और हमें पता था कि हमसे गलती हो गई और वो सेब जो है हमारे हाथ में नहीं आया और हम उसे बाइट नहीं ले सके। जब बाइट नहीं ले सके तो एक्टर का जो अगला डायलॉग था वो उस बाइट के ऊपर था, तो वो बेचारा डायलॉग नहीं कर सका। तो ये एक बड़ा मिसहैप हुआ था एक दफ़ा हमारे साथ प्ले में, तो ये मैंने आपसे शेयर किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम उज़मा है। थोड़ा ऊंचा बोले। मेरा नाम उज़मा है।
सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक अच्छा एक्टर बनने के लिए हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर काम करना चाहिए और किस चीज़ पर हमें ज़्यादा फोकस रखना चाहिए अपना। अच्छा, एक्टर बनने सिर्फ एक चीज़ नहीं होती। एक्टर बनने के लिए आपको कुछ 6-7 चीज़ों पे काम करना होगा और एक साथ शुरू करना होगा। एक तो आपकी फेस एक्सप्रेशन होते हैं, उसके बाद डायलॉग डिलीवरी होती है, फिर आपका पूरा बॉडी मूवमेंट्स होती हैं, फिर आपका आई कांटेक्ट होता है, फिर आपका वो स्क्रिप्ट को याद करने का तरीका होता है और सबसे अहम बात कि कितनी ज़्यादा रिहर्सल्स हुई हैं। जितनी ज़्यादा रिहर्सल होगी उतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी, जितनी कम रिहर्सल होगी उतनी कम अच्छी परफॉर्मेंस होगी। दैट्स इट। सर और हम एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल आपकी एक्टिंग का हिस्सा है। आप जितने अच्छे डायलॉग याद करेंगे उतनी अच्छे तरीके से डायलॉग ऑडियंस तक जाएगा। ये एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है। सर मगर याद करना काफ़ी डिफिकल्ट लगता मैंने आपको अभी एक टिप बताई, जी सर। देखा? तो आपने क्या करना है कि जब आप पहली रिहर्सल करें तो पूरे डायलॉग को परफॉर्म या करें या पढ़ें, या एक चीज़ होती है कोल्ड रीडिंग। फराज, इनको आप थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज भी बताइएगा, कुछ टर्मिनोलॉजीज बताएं जो, जैसे कोल्ड रीडिंग क्या होती है, एक्टिव रीडिंग क्या होती है, पैसिव रीडिंग क्या होती है, ये इनको बताना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ब्लॉकिंग क्या होती है ये इनको बताएं। और उसके बाद आई एम श्योर अगर फराज आपके प्ले को डायरेक्ट कर रहे हैं तो फिर ये आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना? माय प्लेजर। मेरा नाम अरफान धावर। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही थी, जो ये है कि आप बताएं कि आपको इस फील्ड में सबसे अच्छा क्या चीज़ लगी जो आपने सोचा कि मुझे इसमें आना है। मुझे सबसे अच्छा तो ये लगता था कि जो मेरे असातिज़ा कराम अक्सर बताया करते थे कि एक एक्टर जो होता है एक रोल मॉडल होता है, और रोल मॉडल बनना इतना आसान काम नहीं होता। जैसे आप ये देखें कि आपकी जो अम्मी हैं वो आपके घर की रोल मॉडल होती हैं, आपके अबू जो हैं वो आपके वो वाले रोल मॉडल होते हैं जो बाहर लोगों के साथ डील करते हैं और अपने घर को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने घर की हिफाजत करते हैं। वो उस हिसाब से रोल मॉडल है। जो एक्टर होता है वो इस हिसाब से रोल मॉडल होता है कि जो एक्टर के मुंह से निकल गया वो ऑडियंस बिलीव करेगी उसके ऊपर कि भाई जो एक्टर ने कहा है वो सच है। जैसे आज आपने स्टोरी मास्टर जी परफॉर्म किया तो जो स्टोरी लगी वो मुझे ऐसा लगा कि यार वाकई ऐसा हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा हुआ होगा, मास्टर जी के साथ ऐसा हुआ होगा, उनके साले साहब ने ऐसा किया होगा, या उनके यहाँ ऐसे डेथ हुई होगी। वो सारी चीजें मुझे एकदम मेरे जहन में चल रही थी क्योंकि आप परफॉर्म कर रहे थे। और एक अच्छी एक्टिंग का मतलब ये होता है कि ऑडियंस जो बैठी है वो उसको बिलीव करे कि वाकई जो परफॉर्म हो रहा है वो सच है, वो झूठ नहीं है। दैट इज द बेस्ट वे। थैंक यू सो मच। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए। तो मेरा सवाल ये था कि जैसे कि आपने जिक्र किया था ज़िया मोहिउद्दीन साहब का, तो आपके जो टैलेंट है उनमें उसमें उनका क्या किरदार था? भाई इंसान जो बनता है वो 70% आपके असातिज़ा कराम की वजह से बनता है, या मैं तो कहता हूँ कि 90% आपके असातिज़ा कराम होते हैं, और जो बाकी 10-15% होता है वो आपकी अपनी मेहनत होती है। तो ये समझें कि आज आप देखें जब आप मुख्तलिफ सेलिब्रिटी शोज़ देखते हैं टीवी पे, तो अक्सर वो लोग जो बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब इख्तिसार से काम लेते हैं। वो ये कहते हैं कि जितनी भी गलतियां हैं वो हमारी हैं और जितनी भी हम में अच्छाइयां हैं वो हमारे असातिज़ा कराम की हैं। ये जो चीज़ होती है तो मैं भी यही कहूँगा कि जो मेरे अंदर अच्छाइयाँ हैं वो मेरे असातिज़ा कराम की हैं और जो बुराइयाँ हैं वो मेरी सही है। या दिस हमेशा इस तरह रहेंगे तो आप बहुत ऊंची फ्लाइट लेंगे। मैंने आपको बताया कि हमेशा ऊंचा और लाउड बोलते हैं स्टेज के ऊपर। कभी भी, जैसे अभी आपने मुझसे बात की तो ऐसा लगा कि सिर्फ आपने मुझे ये बात की, बाकी लोगों तक ये आवाज़ नहीं पहुंची होगी जो इन्होंने सवाल किया। तो आपको इतना ऊंचा बात करनी है कि आप जो है आराम से सब लोग सुने, और अगर मैं इसको साइड पे कर दूं तो भी मेरी आवाज़ बिल्कुल कोने तक जा सकती है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है। तो इसी तरह आपने भी प्रैक्टिस करनी है, और नेक्स्ट टाइम जब फराज आपको डायरेक्ट करें कोई नया ड्रामा, कोई नया थिएटर, तो उसमें ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ख्याल रखना है और इम्प्लीमेंट करनी है।
ठीक है ना? थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और मेरा सवाल ये था कि आपने अब तक ऐसा कौन सा रोल प्ले किया जो आपका फेवरेट है और क्यों, वजह, कोई वजह? एक मैंने रोल किया था जो पागल का रोल था एक ड्रामे में, और मुझे लगता है कि अब तक का मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस वही था। और मैंने उसमें बहुत मेहनत की थी और बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी थी जो पागल वाली वीडियोस होती हैं, उनसे मैंने बहुत सीखा था। वो पागल का रोल मुझे बहुत अच्छा लगा था। हमारी सोसाइटी में लोग ज़्यादातर डॉक्टर, इंजीनियर को अप्रिसिएट करते हैं, तो एक्टिंग का क्यों नहीं करते इतना, क्या कॉज है? क्या वजह है? अच्छा, आप बैठे, मैं आपको इसकी सारी वजह बताता हूँ। असल में हमारे यहाँ क्या होता है कि एक तो हम लोग शायद आप ये कहें कि हमारे घरों से हम मुसलमान लोग हैं और हमारे घरों में हमेशा से हमें कहा जाता है 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, रोज़े रखो, बड़ों का अदब करो, वालिदैन की हमेशा ताबेदारी करो। इन सारी चीज़ों को लेकर जब एक इंसान बड़ा होता है, घर का एक बच्चा बड़ा होता है, तो पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा उससे तवक्कुआत होती है कि वो घर का कफ़ील बनेगा, घर को सपोर्ट करेगा, वो एक बड़ा इंसान बनेगा। तो पहले ऐसा होता था कि लोग ये सोचते थे कि एक्टिंग इज़ नॉट अ गुड फील्ड और एक्टिंग में धक्के बहुत हैं, एक्टिंग में जो पैसे आ रहे हैं अक्सर लोग ये भी कहते थे कि वो नाजायज़ हैं, वो हलाल पैसे नहीं होते। और हमारे यहाँ क्योंकि हम मुसलमान घराने से हैं, दैट्स वाई ऐसा है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें बदल गई। अब हमारे घरों की लड़कियां भी एक्टिंग में आना शुरू हुई, और लेकिन अभी भी अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो हमारी इंडस्ट्री है उसका माहौल उस तरीके से भी अच्छा नहीं है कि हमारी शरीफ लड़कियां वहाँ पर जा सकें, परफॉर्म कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी जो अच्छा थिएटर है, जो जिसे आप कहें कि अच्छे साज़ कराम जिस थिएटर को पढ़ाते हैं उसमें जाना चाहिए, और उससे आप अपना ये तमाम हॉबी को पूरी करें। और अगर आप इसे प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। लेकिन अच्छा बुरा आपको खुद समझना है कि कौन आपको अच्छी तरफ ले जा रहा है और कौन आपको बुरी तरफ ले जा रहा है, इसका आपने खुद फैसला करना है। उसके अलावा ये फील्ड बहुत अच्छी है, बहुत आप जाएं, कॉन्फिडेंस वाली फील्ड है। लेकिन हर कोई हुमायूं सईद नहीं बन सकता, हर कोई मरीना खान नहीं बन सकता, हर कोई तलत हुसैन नहीं बन सकता। मेरा जो पहला बैच था नापा का, उसमें 35 लोग ग्रेजुएट हुए थे, और उसमें मेरा ख्याल है हार्डली आपको 8-10 लोग ही हैं जो टीवी पे या थिएटर में नज़र आते हैं। बाकी लोग किधर गए किसी को कुछ नहीं पता। कोई वापस अपनी फील्ड में चला गया, कोई किसी रेगुलर जॉब्स में चला गया, कोई बिजनेस में चला गया, क्योंकि और फील्ड्स में भी तो जाना है ना। ज़रूरी तो नहीं है कि आपने एक ऐसी फील्ड में जाना है। और अगर आपने नाम बनाना है तो आप किसी भी फील्ड में बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप थिएटर या टीवी की तरफ जाएं तो आप नाम बनाएं। मैं एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, पता नहीं आप जानते हैं, ईसा लेबॉर्ट्रीज़ है यहाँ पे पाकिस्तान में, जो ईसा जो लोग करते हैं, उनके जो ओनर हैं फरहान ईसा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे तो लगता है कि उन्होंने उसमें इतनी मेहनत की कि आज वो ईसा लेबॉर्ट्रीज़ के नाम से इतना फेम हो गया कि शायद एक टीवी सेलिब्रिटी भी उनके पास जाता है मिलने के लिए। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। इस तरह के हमारे बहुत से बिजनेसमैन हैं, इस तरह हमारे बहुत से बिल्डर्स हैं, प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत नाम बनाया, बहुत पैसा भी कमाया। और आज जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो थिएटर करने वाले, टीवी करने वाले, वो खुद उनके घर चल के जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि आप थिएटर और टीवी की तरफ ही जाएं। इसके अलावा भी बहुत से फील्ड्स हैं जिसमें आप बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं और फेम भी ले सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात। सबसे पहले बहुत अच्छा लगा आज आप इधर आए, आपसे बहुत मोटिवेशन हमें मिली है। सर, मेरा सवाल ये था कि थिएटर परफॉर्मेंस का पाकिस्तान में रहते हुए ज़्यादा स्कोप है या इंटरनेशनल? पाकिस्तान में रहते हुए भी अब बहुत ज़्यादा स्कोप हो गया है, पहले नहीं था। अब बहुत स्कोप है। जैसे कराची में नेशनल एकेडमी परफॉर्मिंग आर्ट्स है, कराची में इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट है, कराची में और भी बहुत सारे इदारे हैं, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं। लाहौर में बहुत सारे हैं। अब तो NCA जो है वो भी कराची आ रहा है, NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, वो लोग भी कराची में अपना इदारा कायम कर रहे हैं, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं।